जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे बेसिक अकाउंटिंग थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, लिमिटेशंस और अकाउंटिंग इक्वेशन को। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट कम्स बेसिक अकाउंटिंग थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। इनके बारे में जानते हैं। तो आखिर ये हैं क्या? ये कुछ एक ऐसी थ्योरीज होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कन्वेंशन होते हैं, जिन्हें हम मान के चलते हैं अकाउंटिंग में। सारे अकाउंटिंग प्रोसेस को करते समय कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ अजम्पशन, कुछ सोच, कुछ विचारधारा जो हमें अपने दिमाग में लेकर चलनी होती है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें ही होती हैं। आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ से मिल जाते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नाउ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है, ये दोनों अलग अलग होंगे। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, अगर राजू अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और उसका नाम रख रहा है ABC लिमिटेड, तो यहाँ अकाउंटिंग के नज़रिए में राजू एक अलग व्यक्ति होगा, एक अलग इंडिविजुअल होगा, और उसकी कंपनी एक अलग इंडिविजुअल होगी। ये नेचुरल पर्सन होगा राजू, और उसकी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन या आर्टिफिशियल एंटिटी कहलाएगी। अकाउंटिंग में हमें हमेशा जो भी हिसाब किताब रखने होते हैं, वो आर्टिफिशियल एंटिटी या बिजनेस के नज़रिए से करने होते हैं, ना कि व्यक्ति के नज़रिए से। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग में सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे जो पैसे में मेजर किए जा सके, जिनकी कुछ मॉनिटरी वैल्यू होगी। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एलिमेंट होता है, क्वालिटेटिव एलिमेंट नहीं होता। जैसे कि राजू एक अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, लेकिन राजू के साथ क्या ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं फॉर्म के, ये रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें ये जो शब्द लिखा है कंसर्न, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ चिंतात्मक होने वाला है। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये होता है कि उसका जो बिजनेस है वो कब तक चलने वाला है। अकाउंटिंग में ये मान के चला जाता है कि एक लंबे समय तक ये बिजनेस चलेगा और जल्दी ही बंद नहीं होगा, और ना ही उनकी कोई ऐसी इंटेंशन होगी कि उन्हें लिक्विडेट यानी कि अपने बिजनेस को बंद करना है, अनटिल अनलेस किसी के दिमाग में कुछ फर्जी चीज़ें चल रही हों। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नाउ एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर टर्म यूज हुआ है पीरियड। जो एक बिजनेस की लाइफ होती है वो बहुत लंबी होती है, मान लेते हैं 10 साल एटलीस्ट होती है अगर बिजनेस अच्छे से चला तो यहाँ इन्हें छोटे छोटे टाइम लाइन्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक साल का हिसाब किताब यूजुअली रखा जाता है। कई बार कंपनियां अपने हिसाब से इसे क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी कर सकती हैं। ये पीरियड शुरू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो एक एसेट है, ये रिकॉर्ड किया जाता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, दैट इज जिस कॉस्ट पे हमने उसे अक्वायर किया है, इसे ही हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं एक बिजनेसमैन ने सन 2000 में कोई एक ज़मीन खरीदी जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, बट आज यहाँ 2023 में उसकी कीमत 1 CR हो चुकी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिकली कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम जो वैल्यू दिखाते हैं वो वही वैल्यू दिखाते हैं जिस पर हमने उसे परचेज किया होता है। और ये ना सिर्फ लैंड में बल्कि मशीनरी या और भी दूसरे जो एसेट्स होते हैं उसमें भी इसी तरीके से शो किया जाता है। नेक्स्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर अब डबल एस्पेक्ट की बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन होगा, कुछ ना कुछ एक डेबिट होगा, कुछ ना कुछ एक क्रेडिट होगा, और वो भी इक्वल अमाउंट से ही होगा, और हमेशा इससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। इसे ही कहा जाता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, और इसके लिए फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जब भी कोई बिजनेस होता है और वहाँ कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, तो वहाँ पर हमेशा एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, और ये दोनों इक्वल अमाउंट के होते हैं। ये जो डबल एस्पेक्ट है, ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है, और इसे ही डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और यहीं से बहुत सारे कन्फ्यूजन अराइज होना शुरू होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे और सिंप्लीफाई करते हैं और इस तरीके से समझते हैं कि बिजनेस में अगर कोई भी एसेट आ रहा है, तो वो या तो इंटरनल लाइबिलिटी के थ्रू आ रहा होगा या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के थ्रू।
तो जो लाइबिलिटीज़ होती हैं ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती हैं जिसमें हमें बाहर किसी को पे करना होता है, और जो कैपिटल होती है ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है। ये कैसे होती है? ये इंटरनल लाइबिलिटी ऐसे होती है कि जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं उन्हें बिजनेस को पे बैक करना होता है, और इसे ही कैपिटल कहा जाता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आता तो इसे सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं कि मान लेते हैं कि किसी एक बिजनेस फर्म में 7 लाख रुपए की एक मशीनरी है जो कि लोन लेके लगाई गई है, और वहीं बिजनेसमैन इसमें 8 लाख रुपए अपनी तरफ से डालता है जिसमें बाकी के सारे एक्सपेंसेस उसने बेयर किए होंगे। अब यहाँ पर जो भी 8 लाख रुपए के एसेट्स लेके आया है बिजनेसमैन वो उसका कैपिटल है, इंटरनल लाइबिलिटी है। लेकिन जो 7 लाख रुपए क्या 7 लाख रुपए की जो हमने मशीनरी लाई है वो मशीनरी यहाँ पर एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी, और ये दोनों मिलकर 15 लाख रुपए के एसेट्स प्रोड्यूस करेंगे। और कहीं ना कहीं यही होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और आगे चल के अकाउंटिंग इक्वेशन में यही यूज होता है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। यहां हमें यह समझना जरूरी है कि कुछ ना कुछ कैश इनफ्लो जनरेट होता है सेल से गुड्स या सर्विसेज की, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हमसे ये बोलता है कि आपके पास कैश आया हो या कैश ना आया हो, जब भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, आपने रेवेन्यू को अर्न किया है, तो इसे उसी डेट पर लिखा जाएगा, ना कि इसके बाद में लिखा जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, राजू ने अगर 7 लाख रुपए की सेल की है और वो 7 लाख रुपए उससे रिसीव नहीं हुए हैं, वो पेमेंट उसे बाद में मिलेगी, और ये ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल का है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे 1 अप्रैल का ही शो किया जाएगा, ना कि बाद का। फॉर एग्जांपल अगर 15 तारीख को उसको ये पैसे मिले होते तो ये 15 को नहीं ना दिखा के ये 1 तारीख को दिखाएगा, और इसे ही रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में जो बिजनेसमैन होता है उसे राइट टू रिसीव हासिल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट का कहना यह है कि आपके जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, चाहे उसमें आपको कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे आपका एक्सपेंस रहा हो या आपकी इनकम रही हो, आप उसी डेट में उसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि तब जब आपको वो पैसा रिसीव हो रहा है। ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको रियल लॉसेस और रियल प्रॉफिट्स 31 मार्च को सामने देखने मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपकी फर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। नाउ अकाउंटिंग कन्वेंशंस में पहला है फुल डिस्क्लोजर। नाउ फुल डिस्क्लोजर का मतलब यही है कि भाई कोई भी चापलूसी मत करो, किसी भी तरीके की फैक्ट को मत छुपाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा, एक तो आपकी बैलेंस शीट के लिए भी, दूसरा आपकी फर्म की इमेज के लिए भी, तीसरा टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ आपकी अनबन हो सकती है, और आपके ऊपर हैवी फाइन्स भी लग सकते हैं। तो आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो मैनेजमेंट की, ये आपको शो करना है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन। इसके हिसाब से अगर आप किसी भी तरीके की मेथड को एक बार फॉलो करना शुरू कर देते हैं आपकी फर्म के लिए, तो आपको उसको ही फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो हमें 2 मेथड देखने के लिए मिलती हैं, एक है WDV मेथड और दूसरी है SLM मेथड। फुल फॉर्म है SLM का स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये क्या होते हैं जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे तो ये मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा, बट बात एक ये समझने वाली है कि अगर आपने किसी भी तरीके के सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया है तो आप आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली उसे ही फॉलो करेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चल के आपकी जो बैलेंस शीट है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो कन्वेंशन है ये हेल्प करता है आपके मैनेजमेंट की। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा अलग अलग पीरियड में ये बैलेंस्ड होगा, और फ्यूचर में अगर आपको किसी भी तरीके के डिसीजन लेने हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये आपके लिए रहेगा। फिर इसके बाद आता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। नाम से ही पता चलता है भाई पुरानी सोच। नाउ इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो भी एसेट्स हैं उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ाकर नहीं दिखानी है, जो भी वैल्यू होगी कम आपको उसको दिखाना है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर आपके पास 50,000 रुपये का स्टॉक पड़ा है और उसकी वैल्यू आज मार्केट में 55,000 रुपये है, तो आप अकाउंटेंसी में उसे 55,000 का ना दिखा के 50,000 रुपये का दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का जो प्रॉफिट है वो नहीं शो करना है। आपको पॉसिबल लॉसेस जो हैं उन्हें मान के चलना है कि ये होंगे, प्रॉफिट्स को मान के चलना है कि ये नहीं होंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि 50,000 रुपये के स्टॉक की वैल्यू अगर 45,000 हो जाती है तो फिर क्या करें, तो फिर आपको 45,000 ही दिखानी होगी। इन शॉर्ट जो वैल्यू कम है आपको उसी को पिक करना होगा। नेक्स्ट मटेरियलिटी प्रिंसिपल। नाउ मटेरियलिटी प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन में आपको उतनी इजीली समझ में नहीं आएगा, बट इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियलिटी प्रिंसिपल होता है कि ये अगर किसी भी तरीके से आपके
यूज़र्स पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा तो इट्स ओके, ये चल जाएगा। लेकिन अगर किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस डाल रहा है तो फिर नहीं चलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक फॉर्म में स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हर दिन 100 रुपये होते हैं, तो उसमें उसे अलग से पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर दिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो सीधे स्टेशनरी एक्सपेंसेस में 100 रुपये की वैल्यू को दिखा सकता है। लेकिन ऐसा उसके बिजनेस ट्रांजैक्शन में नहीं होगा। अगर उसने कुछ भी परचेसेस किए हैं, चाहे वो 50 रुपये के भी हों या 5 लाख रुपए के भी हों, तो उसे अलग से शो करना होगा। और यही है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मैचिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं और आगे बढ़ेंगे हम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में। हमेशा हर एक फील्ड में, हर एक सेगमेंट में, रियल लाइफ में या हम बात करें बिजनेस लाइफ की, हर एक जगह पर लिमिटेशन हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो लिमिटेशंस की बात करें तो अकाउंटिंग का पहला जो लिमिटेशन है वो है मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन ओनली। यहाँ पर सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो पैसे से रिलेटेड होती है। अगर कोई भी व्यक्ति वेल डिज़र्विंग है, हमारी फर्म के लिए लॉयल है, तो ये भी पता नहीं चलेगा। और कोई व्यक्ति बेईमान है, किसी भी तरीके के घोटाले कर रहा है, तो वो भी पता नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिनकी मॉनिटरी वैल्यू होगी। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट हैं ये इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगे। Apart from that, goodwill, competition laws, and regulation are non-monetary factor, but they affect companies' operation. These non-monetary factor have a great impact on companies' image, which doesn't appear in the financial statement. अब आप इसमें देख सकते हैं कंपनी की गुडविल। हालांकि कुछ केसेस में गुडविल का कैलकुलेशन होता है, ये हम आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। बट कैसा क्या कॉम्पिटिशन है, क्या लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, इन सब के बारे में अकाउंटिंग में बात नहीं की जाती। नाउ विंडो ड्रेसिंग, जैसे विंडो शॉपिंग होती है लड़कियों के लिए, वैसे ही होती है विंडो ड्रेसिंग। यहाँ पर क्या है कि फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के कंपनी की जो पोजीशन है, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो, ग्रॉस लॉस हो, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट, या एसेट्स बढ़ा के दिखा देना हो या लाइबिलिटीज़ घटा के दिखा देना हो, ये किसी भी तरीके के मेथड को ऑप्ट करके इस तरीके के जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, इसे ही विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। और ये अकाउंटिंग में पॉसिबल होती है। इसी वजह से ये अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। फिर बात आती है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की। ऑब्वियस है, अकाउंट में एक बार जो अमाउंट डाल दिया गया है वो एज इट इज़ ही रहेगा। हो सकता है कल को इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए हो जाए, या हो सकता है इसकी वैल्यू 25 लाख रुपए भी हो जाए। तो इससे अकाउंटिंग को कोई भी लेना देना नहीं है। एक बार जो वैल्यू डाल दी गई है, अकाउंटिंग उसी के हिसाब से चलने वाला है। मूविंग फर्दर, पर्सनल बायस, बस आप इसे नेपोटिज्म का छोटा भाई समझें। और यहाँ पर जो अकाउंटिंग बुक है, जो अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, यहाँ पर वो प्रिंसिपल्स को कई बार तोड़ देता है। यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके शो कर देता है। और यही होता है पर्सनल बायस। फिर इग्नोर नॉन टेंजिबल एसेट्स। अब देखिए क्या होता है, जो हमारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो नॉन टेंजिबल होते हैं या इनटेंजिबल होते हैं, जैसे कि ब्रांड, पेटेंट, एक्सेट्रा। अब ये जो सारे के सारे एसेट्स हैं, हाउएवर इन्हें रिकॉर्ड तो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैसे? यहाँ आप देख सकते हैं इंटेंजिबल एसेट जो है पेटेंट का, इसे एक एक्सपेंस दिखाया जाएगा बट नॉट एज पेटेंट। पेटेंट की एंट्री नहीं जाएगी, बल्कि एक एक्सपेंस की एंट्री को डालकर यहाँ इसको एक्सपेंस शो कर दिया जाएगा। बल्कि आप खुद भी जानते हैं कि पेटेंट जो होता है ये एज एन एसेट भी वर्क करता है। मूविंग फर्दर, द अननोन रियल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। मशीनरी लगवाई हमने 1 लाख रुपए की। अब ये मशीनरी पूरे साल यूज़ नहीं हुई, तो हमें ये पता है कि ये डेप्रिशिएट नहीं हुई। लेकिन अगर एक सर्टेन परसेंटेज से हम उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, मान लेते हैं 10% के हिसाब से, तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू जो है ये 90K हो जाएगी। ये या मान लेते हैं हमने इसको ओवर यूज़ कर लिया और हमने लगभग इसका 40% जो भी लाइफ साइकिल है उसे यूज़ कर लिया, तो अब इसकी वैल्यू वैसे तो 60K बचना चाहिए, लेकिन फिर भी ये 90K ही दिखेगी। तो बस यही पॉइंट है कि यहाँ पर जो भी एसेट हैं इसे कंडीशन के हिसाब से नहीं लिखा जाता, बल्कि एक सर्टेन परसेंटेज को लेकर लिखा जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक अकाउंटिंग का होता है। मूविंग ऑन टू अकाउंटिंग इक्वेशन। नाउ अभी मैंने आपको बताया था कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल कैसे होता है। अगर आपके पास कोई भी एसेट आया है तो या तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी से आया होगा या इंटरनल लाइबिलिटी से, या बाहर से उधार में खरीद के डाला गया होगा या मालिक ने उसे खुद डाला होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ बनता है। अब इसके हिसाब से अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे चलती है और उसका इम्पैक्ट कैसे होता है ये समझते हैं। एग्जाम्पल है, राज ने बिजनेस शुरू किया और उसने 70,000 रुपये लगाए, तो ये यहाँ पर एसेट है, बट क्योंकि ये मालिक का पैसा है तो ये यहाँ पर एज कैपिटल भी शो होगा 70,000 रुपीज़। उसने आगे चल के एक ट्रांजैक्शन किया जिसमें उसने कुछ गुड्स खरीदे
14,000 रुपीज़ के। अब आप देख सकते हैं कि कैश तो नहीं बढ़ा, लेकिन उसका स्टॉक बढ़ गया कितने रुपीज़ से, 14,000 रुपीज़ से। लेकिन क्या इस स्टॉक के साथ में उसकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी बढ़ी? आंसर इज यस, 14,000 रुपीज़ से उसकी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ जाती है। उसने कुछ पैसा पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया। अब यहाँ पर जो कैश है वो 1,700 रुपीज़ उसकी कम हो जाती है। तो क्या ये 1,700 का कम होना इम्पैक्ट डालेगा? यस। यहाँ पर इसने जो ये कैपिटल डाल रखी थी 70,000 रुपीज़ की, इसकी वैल्यू कम होकर 68,300 रुपीज़ रह जाएगी। आगे चल के उसने गुड्स खरीदे 10,000 रुपीज़ के, तो अब आप देख सकते हैं इसका इम्पैक्ट ये होगा कि यहाँ पर इसका जो कैश है ये 10,000 रुपीज़ से घट जाएगा और इसका जो स्टॉक है ये 10,000 रुपीज़ से बढ़ जाएगा, और यहाँ एज इट इज़ ही ये अमाउंट शो किया जाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ी है और ना ही मालिक ने कोई और पैसा अलग से डाला है। इसका मतलब कैपिटल में भी किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। वेजेस पे किए 300 रुपये से, तो अब ये दोनों जगह से कम होगा, क्योंकि कैपिटल भी 300 रुपये से कम हुआ है और कैश भी 300 रुपये से कम हुआ है। आगे चलकर उसने कुछ पैसे चुका दिए, 10,000 रुपये उसने अपने क्रेडिटर्स को दे दिए। अब इससे क्या हुआ, उसकी जो पहले 14,000 रुपीज़ की एक्सटर्नल लाइबिलिटी थी ये 10,000 से घट के सिर्फ और सिर्फ 4,000 रह जाएगी। आगे चलकर उसने कुछ गुड्स क्रेडिट पर बेचे, तो यहाँ पर उसके जो एसेट्स हैं ये 15,000 रुपीज़ से कम हो जाएंगे, और डेटर यानी कि वो लोग जो पैसा चुकाएंगे वो 15,000 रुपीज़ से बढ़ जाएंगे, और डेटर्स हमेशा एसेट होते हैं। कुछ गुड्स उसने कैश में बेचे, तो ऑब्वियसली जब उसने गुड्स बेचे हैं तो उसकी कीमत कुछ भी रही हो वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा 4,000 रुपये से। मैंने पहले बताया था आपको कि क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या नहीं, इट डजेंट मैटर। ये सारा हिसाब किताब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाएगा, तो यहाँ पर जितने में सामान बेचा गया है उसकी वैल्यू को ही लिखा जाएगा, और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि 4,000 रुपये से कैश बढ़ जाने की वजह से इसकी कीमत 52,000 रुपीज़ हो जाएगी। यहाँ 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब ये जो 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है ये कैपिटल में ऐड होगा, और ये जो कैपिटल है ये 68,000 से 69,000 रुपीज़ हो जाएगा। परचेस्ड फर्नीचर, अब उसने 500 रुपये का सामान खरीदा, कैश 500 रुपीज़ से कम हो जाएगा, और यहाँ पर उसके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो 500 रुपीज़ से बढ़ जाएंगे, तो इसका कुछ भी इम्पैक्ट एक्सटर्नल लाइबिलिटी या इंटरनल लाइबिलिटी पर नहीं पड़ेगा। आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए अगर चाहते हैं कि प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाए, तो हमारे पास एग्जाम ओरिएंटेड मोर देन 2500 एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। जितने पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो हम दिए गए नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये था यूनिट 1 का पार्ट 2। जल्दी मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।